हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि यदि किसी सेल का ईएमएफ 1.5 भी है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम्ब आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी। तो देखिए, W बराबर हो जाएगा 0.5 गुने 1.5। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 0.75 जूल। ठीक है, कितना होगा 0.75 जूल। यानी इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? 112 का 3, ए और डी। ए और डी, तो डी ए। देखिए, ए कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उसके बाद डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती हैं। तो बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड के माध्यम से फैली हुई निरंतर वक्र बंद में होती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। वे भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिकतम होती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113। 113 है, एक व्यक्ति जो है -2.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनता है। बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आंख और दूरबिंदु का दोष होगा। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए, चूंकि दी गई शक्ति ऋणात्मक है, व्यक्ति अवतल लेंस पहने हुए हैं। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में सुधार लेंस के रूप में किया जाता है। P बराबर होता है आपको 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो 1/-2। ठीक है, 1/-2, यानी इसको 100 ऊपर में 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 50 सेंटीमीटर। कितना? माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो 113 का होगा कि दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी निकट दृष्टि दोष और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि अवतल है तो निकट दृष्टि दोष और क्या होगा? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि शिकार और परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो तीसरा ऑप्शन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन पराश्रव्य तरंगें निकालते हैं जो प्रतिध्वनि को निर्धारित करती हैं, जबकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण रात में आवाज़ दिन की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक सुनाई देती हैं। जब आवृत्तियों में थोड़े से अंतर वाली दो ध्वनि तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो है स्थिर नहीं रहती है। इसे जो है विस्पंदन कहते हैं। विस्पंदन होता है F1 - F2 का मॉड, जहाँ F1 व F2 स्रोतों की आवृत्तियाँ हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। ठीक, नेक्स्ट, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती हैं तो जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती हैं तो तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरा, यानी ए और डी। क्या होगा? ए और डी। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती हैं तो चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप PbSpBi वाले तत्वों को मिला दिया जाता है तो N टाइप अर्धचालक बनते हैं। यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में तीसरे ग्रुप Bal आदि वाले तत्वों को मिला दिया जाता है तो P टाइप अर्धचालक बनते हैं। N टाइप अर्धचालक
में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में होल्स की अधिकता हो सकती है। अतः परिणाम स्वरूप अर्धचालकों की चालकता डोपिंग के परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है। चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः स्पष्ट है कि चालकता बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान घट जाएगा। नेक्स्ट 116 देखिए, कहता सामान्य चाल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। 116 का फर्स्ट 8 डिग्री। तो सामान्य चाल व स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। पारे व कांच के बीच स्पर्श कोण 135 डिग्री है। शुद्ध जल व चांदी के बीच स्पर्श कोण 90 डिग्री है। ठीक है, शुद्ध जल व कांच के बीच स्पर्श कोण जो है 0 डिग्री है। नेक्स्ट कहता ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम है। ठीक है, तो शुष्क वायु की अपेक्षा जलवाष्प का घनत्व कम होता है, अतः नम वायु का घनत्व कम होता है। अतः नम वायु में ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। 118 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए 118 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो कहता कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती हैं तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती हैं। अगर आपतित कोण का मान 60 है तो उस द्रव का अपवर्तनांक कोण देखिए इस तरह से है। ठीक है, ये जो है यहाँ से आ रहा है, इसका ये जो कोण देख रहे हैं ये है 60 डिग्री। ठीक, ये है आपको आपतित किरण, यह आपतित किरण। ठीक है, यह है आपतित किरण। ठीक, और ये जो है वायु, मान लीजिए ये वायु में है, ये द्रव है, ये जो है नीचे द्रव है। ठीक, तो ऊपर जो है आपको दे दिया गया है कि जो है अगर आपतित कोण का मान है 60, यह आपतित किरण, तो अभिलंब और यह है अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण, आपतित कोण का मान है 60 डिग्री, आपतित कोण का मान 60 डिग्री है और कहता 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। और मान के चलिए तो ये यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। क्या होगा, 60 होगा। और मान लीजिए ये 15 डिग्री से विचलित हो जाता है, 15 डिग्री से विचलित हो जाता है और विचलित हो जाता है। ये है आपको, यह है अपवर्तित किरण। ये जो है क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये जो नीचे देख रहे हैं यह अपवर्तित किरण है। ठीक, अपवर्तित किरण है। अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण कितना है, 60, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण की यदि बात करें तो ये है आपको अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण हो जाएगा आपको 60 माइनस का 15, 60 में से 15 घटा देंगे, 60 में से यदि आप 15 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 60 माइनस 15 यानी 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो 60 माइनस, सॉरी ये 60 नहीं होगा, ये होगा 45 डिग्री। क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो ये है अपवर्तित, तो हमको कर रहा है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 माइनस का 15 यानी 45 डिग्री। क्योंकि किरण विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका जो राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए स्नेल के नियम से यदि चलें, स्नेल के नियम से, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर, साइन आई बट्टा में साइन आर, यानी ये हो जाएगा साइन आई यानी साइन 60। ठीक है, और नीचे में साइन आर यानी साइन 45, साइन 45। ठीक है, साइन 45। तो यहाँ पे जो है साइन आई का मतलब होता है आपको आपतित कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण। साइन 60 डिग्री वन होगा √3/2। ठीक, और साइन 45 का 1/√2 कितना होगा, 1/√2। ये हो जाएगा √3/2 यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 119 कथा ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य है, तो ये भी याद रखना है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए तरंग की जो आवृत्ति होगा, तो ये आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है कंपन। क्या होता है, कंपन बट्टा में समय। ठीक है, आवृत्ति बराबर हो जाता है कंपन अब बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में होता है समय। तो कंपन कितना है, तो 40 बट्टा में समय है 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड ये दशमलव उड़ जाएगा 25, यानी ये 16 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 16 हर्ट्ज कितना है, 16 हर्ट्ज। तो याद रखना है आवृत्ति तरंग बराबर होता है कंपन बट्टा में समय। यदि कंपन में समय से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा आवृत्ति। ठीक, यानी 16 हर्ट्ज, यानी इसका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए कहता है 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। ठीक है, यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति इतना है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति क्या है, तो यहाँ पे देखिए संवेग नियम के अनुसार यदि देखें तो पी शेल, ठीक है, पी शेल और पी गन, तो ये हो जाएगा आपको पी शेल बराबर होता है पी गन। ठीक है, पी शेल बराबर होता है पी गन। क्या होता है, पी गन। तो यहाँ पे हो जाएगा पी शेल, तो ये हो जाएगा 0.04 द्रव्यमान, 0.04 अगुना में कितना होगा, तो 0.04 अगुना में कितना होगा 90। यहाँ पे इसका वेग दे दिया गया गति 0.04 गुने 90, 0.04 गुने 90 बराबर में हो जाएगा आपको 120 गुना में मान लीजिए भी, 120 गुना में मान लीजिए भी। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 0 आएगा, 1 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा नीचे में ये 120 आ जाएगा नीचे में, यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये 4 दाहिन 40, यानी 3/100, यानी 3 गुने 10 के पावर -2, 3 गुने 10 के पावर -2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होने वाला है आपको सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 कहता जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है। 122 का होगा फर्स्ट। तो देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो कि पदार्थ विशेषतः धातु या किसी खास प्रकार की संरचना में सन्निहित होती हैं। ठीक है, सन्निहित होती हैं, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए दबाया जाता है तो उसमें यह ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर हैं। 123 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन परिमाण में बराबर हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए
पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। 124। फिर है कि एक तत्व x के m कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तत्व x के बारे में नीचे दिए गए कथन सही नहीं है। तो 124 का होगा दूसरा ऑप्शन। देखिए 124 का जो होगा वो होगा बी और सी। तो कथन बी और सी क्या है, सही नहीं है। कथन बी और सी जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 124 का जो होगा ये हो जाएगा बी और सी। तो डी बराबर देखिए ये है 17 इलेक्ट्रॉन माइनस KLm में यदि बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होगा 287। ठीक है, तो ये K, ये L, ये M, तो कितना होगा 2, 8 और 8। तो यह तीसरे आवर्त और 17 में समूह में है जिसकी संयोजकता कितना है, 1 है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है x के बारे में सही कथन, तो गलत कथन हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी और सी 124 का। नेक्स्ट 125 है CH3CH2OH और CH3OCH3 यदि यौगिकों A और B में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है तो यौगिक B एक है। तो B के बारे में तो देखिए 125 का होगा दूसरा ऑप्शन यानी ईथर। तो देखिए यौगिक जो है क्या है, ईथर है, नाम है मेथॉक्सी, नाम है आपको मेथॉक्सी मीथेन। क्या है, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, CH3OCH3 मेथॉक्सी मीथेन। ठीक, या फिर ईथर। नेक्स्ट 126 कहता कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। IUPAC के अनुसार मूल शब्द हैं। 126 का होगा 3। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। IUPAC के मूल नाम जो है BUT हो जाएगा। ठीक है, BUT। तो कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो IUPAC के अनुसार मूल नाम BUT है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ब्यूट, क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। तो 127 में यदि देखें तो तीसरा देखिए K2MnO4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यानी MnO2 127 का तीसरा ऑप्शन यदि देखेंगे। अब यदि हम MnO2 में देखें तो में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगा X प्लस में 2 माइनस का 2, ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 0 करेंगे तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 4, x का मान निकल जाएगा 4। ठीक है, कितना निकल जाएगा तो 4 निकल जाएगा। उसके बाद यदि देखें तो इसमें देखिए Mn3O4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आपको, Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 बराबर में 0, यानी x का मान हो जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3। अब देखिए K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 प्लस 2 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस का 1, 2 इंटू प्लस का 1 और प्लस का x प्लस में होगा 4 माइनस का 2 बराबर 0, ऑक्सीजन का -2। तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस का 8 बराबर 0, यानी x बराबर कितना होगा 6। x बराबर 6 होगा जो कि क्या है अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा K2MnO4। ठीक, अब देखिए यदि MnSO4 की बात करें, MnSO4 तो MnSO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाए SO4 का होता है -2, SO4 का होता है -2, तो x प्लस का -2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। ठीक है, तथा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या
K2MnO4 की हैं। नेक्स्ट 128 देखिए, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड नामक का रंगहीन जलीय घोल बनाता है। ठीक, नेक्स्ट 129 है, तत्व खाली स्थान का परमाणु सबसे बड़ा और खाली स्थान का परमाणु सबसे छोटा होता है। 129 का होगा दूसरा। तो देखिए सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है। सबसे बड़ा परमाणु क्या है? तो लिथियम है। ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है और हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो हीलियम का होता है 31 pm, ऑक्सीजन 48 pm, ठीक है, लिथियम 152 pm और हाइड्रोजन होता है 120 pm। नेक्स्ट 130 है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो है ये सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का क्या करते हैं, द्रव्य कुंचन। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट 131 देखिए, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, फर्स्ट ऑप्शन बढ़ता है, तो वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। 132, तो यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। 132 है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक हैं। 132 का होगा 2 CaCO3। तो डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिसके मुख्य संघटक CaCO3 है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कैल्शियम पूरकता, पेट की गड़बड़ी, अम्ल उपच और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि 133 का होगा फर्स्ट, टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक जो है क्रियाशील होता है। ठीक, तो देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ता से। कारण, तो देखिए टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील होता है तथा जस्ता खाने में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसके विपरीत टीन इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। 134 कहता है कि कौन सा संकेतक के लिए सही नहीं है। 134 का देखिए, संकेतक के लिए सही नहीं है। 134 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन देखिए कि 134 का 3 गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मैजेंटा का रंग होता है। ठीक है, तो ये जो है 134 का होगा कि किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय होने का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को सूचक के रूप में जाना जाता है। सूचकों को अब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो यह अपना रंग बदलते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। अब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। ठीक है, हल्दी उदासीन विलयन में पीले, अम्लीय विलयन में पीले और क्षारीय विलयन में लाल होती है। गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में गुलाबी, अम्लीय विलयन में मैजेंटा, जल में गुलाबी, अम्लीय विलयन में मैजेंटा और क्षारीय विलयन में हरा होता है। तो तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है pH के लिए कौन सा सही है। 135,
तो दूसरा ऑप्शन पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो देखिए कि पीएच में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापने के लिए एक स्केल जिसे पीएच स्केल कहा जाता है विकसित किया गया है। पीएच में पी जो है पोटेंस के लिए पोन्टेज के लिए प्रयुक्त होता है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। पोन्टेज का अर्थ होता है शक्ति। पीएच पैमाने पर हम पीएच को आमतौर पर 0 से 14 यानी बहुत अम्लीय से बहुत क्षारीय तक मापते हैं। पीएच को केवल एक संख्या के रूप में सोचा जाना चाहिए जो एक विलयन के अम्लीय या मूल प्रकृति को इंगित करता है। उच्च हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का पीएच मान कम होता है। एक उदासीन विलयन का पीएच जो है 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह विलयन में OH- आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात क्षार को ताकत में वृद्धि करता है। नेक्स्ट, इसका दूसरा ऑप्शन फिर है कि गलत जोड़ी चुनिए। 136 का होगा तीसरा स्टेनली बी ब्रोइनर। तो देखिए एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक ने पहले व्यवहारिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने पहले जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है और उन्हें सूक्ष्म खोजों के बीच बैक्टीरिया को देखने और उनके वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने आमतौर पर माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जो है जाना जाता है और उन्हें पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी माना जाता है। 137 का था आधुनिक आयु विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं ये वास्तव में। 137 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन रेडियो समस्थानिक है। तो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि हीलियम 166 का उपयोग जो है डायग्नोसिस तथा लीवर ट्यूमर के उपचार में करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है। फिर गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? दूसरा, तो देखिए एमनियोटिक द्रव। तो गर्भाशय में मानव भ्रूण एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। उसके बाद है कि कोरियोनिक द्रव भ्रूण को पोषण हेतु लगे नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। प्लेसेंट्रल द्रव को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। 139 है और सत्य कथन को चुनिए। तो 139 का होगा दूसरा। तो देखिए जानवरों के शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक उपकला उत्तक होते हैं। ठीक है, क्या होता है? उपकला उत्तक होते हैं। त्वचा, मुंह की परत, रक्तवाहिकाओं की परत, फेफड़ों की एल्वियोली और गुर्दे की नलिकाओं सभी उपकला उत्तक से बनी होती हैं। उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देती हैं। 140 देखिए, कहता है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन देखिए पेरेनकाइमा। तो मृदुत्तक यह जो है अत्यंत सरल प्रकार का स्थानीय उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पेरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। 140 का 3। 141 कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? 141 का फर्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम पादपों में संवहन तंत्र के अंदर पाया जाने वाला एक जटिल उत्तक है। यह पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यही है कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा ऑप्शन। तो प्रमुख कारक F1 और F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है। तो प्रमुख कारक केवल
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी में व्यक्त किया जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट 143 है कि किस में मूल गोप नहीं पाया जाता है। 143 का फर्स्ट, जलीय पौधे में। तो मूल गोप जड़ के शीर्ष पर टोपी नुमा भाग होता है जो विभोजोतक को घर्षण से बचाता है। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता। जलीय पादप जैसे लेमना एवं पिस्टिया में मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरिकाएँ या मूल जो है पॉकेट पाई जाती हैं। 144 की यदि बात करें तो कहता है कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। तो 144 का होगा फर्स्ट, फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकिरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकिरी जो है क्या है, तो फिटकिरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या एलम नाम से भी जाना जाता है। फिटकिरी में कोई गुण होने के कारण यह एंटी बैक्टीरियल होती है। फिटकिरी का उपयोग घाव को भरने के लिए किया जाता है। कटे छिली हुई जगह पर फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देता है। नेक्स्ट 145, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण। तो 145 का 2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है जो जीवाश्म ईंधनों को जलने से उत्सर्जित होती है। वातावरण में यह गैस 0.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ जाती है। अतः वन विनाश भी इस गैस की वातावरण में निरंतर वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। ठीक, नेक्स्ट हार्मोन एड्रेनलिन का कार्य है। तो फर्स्ट, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है जिनसे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद करती है। यह मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है। हृदय और मस्तिष्क में जाने वाले उत्तक रक्त वाहिकाओं का फैलाव करता है और एक अच्छी प्रतिक्रिया बनाने के लिए अंगों में जो है आवेगों को भेजता है। 147, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रतीत होते हैं क्योंकि इसका राइट आंसर होगा तीसरा, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है तथा ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात 10:1 होता है। ठीक, नेक्स्ट 148 है कि मनुष्यों में पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 148 का हो जाएगा आपको, 148 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी। क्या होगा, ए और सी। तो देखिए यकृत पीत रस का स्राव करता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। और ए देखिए, और ए है कि भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और सी। ठीक, तो देखिए भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर में ले जाया जाता है। भोजन की शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। हम भोजन को दांतों से चबाते हैं, इसे यंत्रवत रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लार स्टोज को शर्करा में तोड़ देती है। ग्रसिका की भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। संपूर्ण आहार नली संकुचित होती रहती है और यह क्रिया भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। यकृत पेट के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यह पीत रस को स्रावित करता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है।
पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 149 है, जल उपचार सेहत के लिए कौन सा क्रम सही है? तो 149 का होगा तीसरा यानी ACBD। क्या होगा? AC, उसके बाद ACBD, A, C, B और D। ठीक है, तो देखिए अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रतिक्रियाएं शामिल है, जो भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटा देती हैं जो अपशिष्ट जल को प्रदूषित करती है। अपशिष्ट जल जो है बाह्य संकीर्ण स्क्रीन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसके द्वारा कपड़ों के टुकड़े, डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसी बड़ी वस्तुओं को हटा दिया जाता है। पानी को फिर एक बड़े टैंक में लाया जाता है जिसे बीच की ओर ढलान दिया जाता है। मल की तरह ठोस तल पर बैठते हैं और एक जो है खुरचनी से हटा दिया जाता है। यह जो है कीचड़ होता है और स्किमर तेल जैसे तैरने वाले ठोस पदार्थों को हटा देता है। इस प्रकार जो है साफ किया हुआ पानी जो है निर्मलीकृत जल कहलाता है। पानी से ग्रीट और रेत हटाने के लिए पानी को टैंक में ले जाया जाता है। इसमें जल कम प्रवाह पर छोड़ा जाता है ताकि रेत, ग्रीट और कंकड़ पेंदी में बैठ जाते हैं। फिर है वायवीय जीवाणु को बढ़ने में मदद करने के लिए हवा को पानी में पंप किया जाता है, इससे जीवाणु मानव मल, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग करते हैं जो जल में बचे होते हैं। नेक्स्ट फिर है 150 है कि विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन। देखिए विषाणु के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा ऑप्शन यानी C और D। तो विषाणु वे अपना भोजन मेजबान कोशिका से प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। तो विषाणु केवल जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के भीतर निवास करते हैं और जनन गुणन करते हैं। जैसे पौधे, जानवरों और मनुष्यों में विषाणु अपना भोजन मेजबान जो है कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। विषाणु सबसे छोटे जो है ज्ञात कोशिकाओं से छोटे होते हैं और विषाणु से सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तरह देखा जा सकता है। विषाणु का आकार बिंब, रॉड जैसे गोलाकार आदि होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट पेपर, मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।